हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, पॉलिनॉमियल्स जो है क्लास 9 के लिए वो साथ के साथ चल रहा है, पर काफ़ी बच्चों का ये रिक्वेस्ट आया कि लाइंस एंड एंगल्स भी उन्हें पढ़ना है। तो आज हम लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो ट्रायंगल्स चैप्टर है क्लास 9 का वो मैं स्टार्ट करूँगी, इसीलिए क्योंकि ट्रायंगल्स समझने से पहले अगर आप लाइंस एंड एंगल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइंस एंड एंगल्स के लिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि कुछ भी चैप्टर्स होते हैं किस काम के हैं, ये क्यों हमें पढ़ाए जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। जब तक ये नहीं पता होता कि हम कोई भी चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं तब तक उसमें और इंटरेस्ट नहीं आता है। एक बार अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा लगेगा कि अच्छा इस चीज़ के लिए ये चीज़ यूज़ होने वाली है, फिर तो हमें पक्का पढ़ना है। तो देख लेते हैं लाइंस एंड एंगल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले एक मैं अच्छा सा एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि जैसे मान लिया आपको कभी कोई अपना एग्जीबिशन है स्कूल में, उसके लिए आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, आप कोई 3D मॉडल बना रहे हैं, कुछ मान लिया आप एक हट बना रहे हैं, या फिर आप एक हाउस का एक मॉडल बनाने वाले हैं जिसमें आप कुछ भी अपना साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं। मान लिया वो सोशल का किसी भी चीज़ का हो। अगर आप कुछ भी 3D मॉडल बना रहे हैं तो आपको उसमें, जैसे मान लिया आप हाउस बना रहे हैं, तो अगर आप वो स्टिक्स से बना रहे हैं या कार्डबोर्ड से बना रहे हैं तो आपको उसको कार्डबोर्ड को सीधा खड़ा करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर हट टाइप अगर बनानी है तो वो बनानी है, या फिर कितनी विंडोज़, कितनी डोर्स कितने काटने हैं, या डोर कितने एंगल में खुलना है। देखिए यहाँ पर आ गई ना एंगल की बात। तो ऐसी कोई भी चीज़ें अगर आप बनाते हो या आपको मान लिया हट बनानी है तो उसमें अलग अलग स्टिक्स आपको, कुछ स्टिक्स आपको पैरेलल लगानी पड़ेंगी, कुछ स्टिक्स आपको इंटरसेक्ट करके एक साथ रखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ों में ना लाइंस और एंगल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है, अगर उसमें एंगल्स ठीक से नहीं होंगे, अगर आप सही एंगल के साथ उस चीज़ को नहीं बनाएंगे तो सब कुछ ख़राब ही है ना। फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। जैसे आर्किटेक्ट्स भी होते हैं जो बिल्डिंग, कुछ भी बिल्डिंग बनाने से पहले या कुछ भी ब्रिज बनाने से पहले वो एक रफ स्केच भी बनाते हैं। तो उस चीज़ में, तो उस रफ स्केच में क्या करते हैं कि अपने एंगल्स, किस एंगल पर कौन सी चीज़ रहेगी, कितने एंगल पर क्या लगाना है, ये सब चीज़ें वो पहले से ही मेजर करके रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है बिल्डिंग्स बनती हैं। अब सोचिए, अगर वो सही एंगल्स के साथ ना बनाएं कोई भी चीज़ तो ना तो बिल्डिंग्स अच्छे से रह पाएंगी ना ब्रिजेस। आप सोचिए, हमारी सारी की सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो अर्थ के परपेंडिकुलर ही तो खड़ी हुई है ना। सारी की सारी दीवारें जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं। अभी अगर हल्का सा भी उनका एंगल इधर उधर हो गया, मान लिया उन्होंने 80 डिग्री पर भी बना दिया, तब भी बिल्डिंग टेढ़ी सी हो जाएगी। और टेढ़ी बिल्डिंग में कोई कैसे रह पाएगा, उसका गिरने का हमेशा डर रहेगा कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है ना। तो यहाँ पर एक ये भी यूज़ हो गया। आप साइंस में भी पढ़ते हैं। देखिए, साइंस में जैसे आप रे डायग्राम्स बनाते हैं, या फिर आपके वो जो लेंस होते हैं या मिरर्स जो आप पढ़ते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि लाइंस जा रही हैं, कुछ पैरेलल लाइंस जा रही हैं और कुछ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इतने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन जब आप पढ़ते हैं। तो देखिए, हर चीज़ में आपको लाइंस और एंगल्स पढ़ना ही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना कितना ज़रूरी है। देखिए, मेरे को पता है अच्छे से, और हर कोई जानता है कि कोई भी बच्चा अपने फ्यूचर में ऐसे ही बिना कुछ किए तो नहीं बैठने वाला। हर किसी को कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में करना ही है, हर किसी का कोई ना कोई गोल है। तो देखिए, कुछ भी आप करेंगे तो ये सारी की सारी जो बेसिक नॉलेज है वो हर चीज़ में काम आती है। आप कुछ भी करना चाहें, ठीक है, आप ये नहीं सोचना जैसे आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब चीज़ों में तो ज़रूरत नहीं है ना मैथ्स की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जैसे पेंटिंग है, उसमें तो एंगल्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि पेंटिंग में आपको कौन सी चीज़ किस एंगल से बनानी है, कितना उसको लंबा छोटा जैसा भी लाइन बनानी है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइंस एंड एंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना है ना। तो वाई वी शुड लर्न लाइंस एंड एंगल्स is answered by me. Okay, now we will start some topics जो पिछली क्लासेस में अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं लाइंस एंड एंगल्स के रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स जो नाम है, उसी में सबसे पहले तो नाम है लाइंस। तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं कि लाइन होती क्या है। देखिए, आपने चैप्टर 5 में पढ़ लिया होगा। चैप्टर 5 अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो जब मैं चैप्टर 5 की वीडियो बनाऊंगी, क्लासेस लूँगी, तब आप अच्छे से और से समझ लेंगे। पर जो भी थोड़ा बहुत समझा है, जैसे चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक लाइन बनानी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड।
कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही लाइन बनाने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तभी तो लाइन आएगी यहाँ पर, है ना। तो लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही। तो ये तो बात आ गई कि लाइन बनाने के लिए, पर जो ये लाइन बनी, ये अभी तो खैर लाइन सेगमेंट है, अगर लाइन होती है तो वो क्या होती है। देखिए जो लाइन होती है वो एक इनफाइनाइट मेजरमेंट की होती है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम अपनी आप बोलेंगे कि हम तो बुक में भी देखते हैं इस तरह से लाइन बनी होती है, हम अपनी नोटबुक्स में भी बनाते हैं, इसकी तो इनफाइनाइट मेजरमेंट है, हम इसे स्केल से मेजर कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे तो आप देखिए अर्थ का जो एक मिनिएचर है वो ग्लोब है, उसको भी तो आप देख सकते हैं, पर पूरे के पूरे अर्थ को तो इस तरह से नहीं देख सकते। तो पूरे अर्थ को ऐसे नहीं देख सकते, इसीलिए तो एक ग्लोब को एज अ मिनिएचर बनाया गया। इसी तरह से हम पूरी की पूरी जो असली लाइन होती है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो इन्फिनाइट लेंथ की होती है। तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर हम इस तरह से अपना ड्रॉ करते हैं। इस जो भी लाइन होती है देखिए उसमें दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। एरो लगे होने का यही मतलब होता है कि इस साइड से भी जितना चाहे आगे जा सकती है और इस साइड से भी चाहे जितना। तो जब दोनों साइड से वो इन्फिनाइटली एंडलेसली वो कहीं पर भी जा सकती है, कितनी भी लंबी जा सकती है, तो फिर इसका मेजरमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन इसी लाइन में से, अगर इसी लाइन में से मैं 2 पॉइंट्स लेकर इसका इसका इतना पार्ट ले लूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया ना, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये मान लिया एंड पॉइंट ए और बी है, इसके अब ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ये यहाँ और यहाँ पर रुक गई, ना ये इधर से आगे जा सकती है ना ये इधर से आगे जा सकती है। तो अगर इस तरह का कोई चीज़ आपको दिखती है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये इसी लाइन का सेगमेंट है, मतलब एक टुकड़ा है, ठीक है। लाइन का एक टुकड़ा होता है लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट को यूज़ कर करके हम कितने सारे अपने 2D या 3D शेप्स बनाते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड, क्यूब, बहुत सारी चीज़ें हम अपने लाइन सेगमेंट को यूज़ करके ही बनाते हैं। तो ये तो बात आ गई अपनी लाइन सेगमेंट की। अब एक चीज़ और जो आपने पढ़ी होगी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लाइन है वो बनती कैसे है। ये तो अब आप सोचेंगे लाइन बनाने में क्या प्रॉब्लम है, अभी तो आपने बना दी, ऐसी तो बन जाती है लाइन। क्या ऐसा सच में है कि लाइन कैसे बनती है? देखिए जो लाइन होती है, सबसे पहले जो लाइन है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लाइन आई कहाँ से। जो सबसे छोटी चीज़ होती है हमारी ज्योमेट्री की वो है एक पॉइंट, ठीक है। सबसे छोटी चीज़ होती है पॉइंट, उस पॉइंट से ही लाइन बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। ये जो सबसे छोटा पॉइंट है, ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, एक पॉइंट ही है जिससे जुड़ जुड़ कर आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही होता है जिससे हम हर चीज़ बनाते हैं और हर चीज़ पढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट है, ये होता है 0 डायमेंशनल, ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना कोई इसकी ब्रेथ है, ना कोई हाइट है, इसका कुछ नहीं है। तो ये 0 डायमेंशनल होता है। लेकिन इसी 0 डायमेंशनल पॉइंट को हम बहुत सारा इस तरह से ऐसे कर करके बनाते चले जाएं, तो देखिए ये तो मैंने अभी ऐसे बनाया है, तो आपको थोड़ा ये फिर भी लग रहा होगा और देर लग रही है और छोटा लग रहा है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल लाइन है, देखिए आपको थोड़ा लाइन जैसा तो ये दिख ही रहा होगा ना। ये देखो जो सारे के सारे पॉइंट्स, जो इन्फिनाइट पॉइंट्स जब एक साथ मिलते हैं, अभी तो मैंने काउंटेड पॉइंट्स ही बनाए हैं, पर इसी तरह से जब इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलते हैं एक साथ तभी लाइन बनती है। जो लाइन बनती है वो किससे बनती है? इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है। तो सबसे छोटी जो चीज़ ज्योमेट्री की होती है वो एक पॉइंट होता है जो 0 डायमेंशनल होता है। लेकिन जब आपने एक लाइन बना ली तो फिर वो क्या हो गई? 1 डायमेंशनल हो गई। 1 डायमेंशनल का मतलब इसमें कौन सा डायमेंशन होता है? इसमें क्या डायमेंशन होता है? लेंथ होती है इसकी, ठीक है। 3 डायमेंशंस आपको पता है ना, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। ये डायमेंशंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो पॉइंट को तो किसी भी तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जब एक साथ मिलकर एक लाइन बना रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? वो 1 डायमेंशनल बन रही है, क्योंकि उसमें एक लेंथ आ गई। अब इसी तरीके से अब अगर बहुत सारी लाइन्स आपकी आ जाती हैं, देखिए मेरी लाइन्स थोड़ा आगे पीछे जा रही हैं, पर अगर मैं सारी की सारी सेम मेजरमेंट की लाइन्स बनाती
देखिए क्या बन गया, ये क्या लग रहा है आपको? कुछ प्लेन फिगर बनाना, मतलब रेक्टेंगल टाइप, है ना? तो देख लीजिए अब ये 2D शेप आ गई, ये 2D शेप है। 2D कैसे? इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें एक है ये लेंथ और ये है ब्रेथ, मतलब कितनी लंबाई, हम इसकी लंबाई भी देख सकते हैं और इसकी चौड़ाई भी देख सकते हैं। तो ये हो गई लेंथ और ब्रेथ। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारी ज्योमेट्री पूरी बनी है, किस तरह से सारी नेचर में चीज़ें बनी हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से। देखिए एक पॉइंट से क्या क्या हो रहा है, एक पॉइंट है जो जिसका खुद का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन जब वो एक साथ मिल रहा है, वो एक लाइन बना रहा है एक साइड एक डायरेक्शन में जाता हुआ, तो वो एक वन डायमेंशनल फिगर चीज़ को बना दे रहा है, लाइन को बना दे रहा है। वही सारी लाइंस जब मिल रही हैं एक साथ तो वो एक 2 डायमेंशनल चीज़ को बना दे रही हैं, जो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है। इसी तरह से आप बहुत सारे इस तरह के आप जो रेक्टेंगल्स जोड़ देंगे तो सोचिए क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ बन जाएगी। ठीक है, मैथ्स में हम 3 डायमेंशंस तक ही पढ़ते हैं। तो अब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये कि किस तरह से चीज़ें बन जाती हैं। और देखिए एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर बनाई है, देखिए जब भी मैं आपको एक शो करना चाहिए, हाँ तो मैंने एक पूरी लाइन ही बनाई है, लेकिन देखिए पॉइंट को जब मैंने शो करने के लिए इस साइड ये एरो लगाया, इस फिगर को शो करने के लिए मैंने एक साइड एरो लगाया। देखिए इसमें एक ही साइड में एरो क्यों लगा रही हूँ, दूसरी साइड एरो नहीं लगा रही हूँ। इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, मैं इस चीज़ के लिए दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए एक ही साइड एरो लगाया। इस तरह की चीज़ें भी आपने ज्योमेट्री में बहुत देखी होंगी, है ना? एक तरफ पॉइंट है, दूसरी तरफ जा रही है और वो एरो है। ये क्या चीज़ होती है? इसको ही कहते हैं रे। रे का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई किरण, यानी कि जो किरण होती है जैसे सूरज की किरणें होती हैं, वो क्या होती हैं, एक पॉइंट से आ रही हैं, उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लिया ये सूरज है, ठीक है, अब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है सूरज, जहाँ से रे निकलती है। लेकिन जो सूरज की किरणें हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, वो आगे कितना भी जा सकती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि जो सूरज की किरणें हैं वो बस अर्थ तक आ गई हैं और बस हो गया, वो आगे बहुत सारे प्लैनेट्स तक जाती हैं। हमें नहीं पता है पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में कहाँ तक पहुँचती हैं। तो इनकी जो रे की जो लेंथ होती है वो भी इनफाइनाइट होती है। हम नहीं जान सकते कि कोई भी रे कितनी बड़ी है, ठीक है। बस हम इतना जानते हैं कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक साइड से वो इन्फिनाइट जा सकती है। जैसे लाइन जो होती है, देखिए जो लाइन होती है वो दोनों साइड से जा सकती है। इस तरह से रे बस एक ही साइड से इन्फिनाइट जा सकती है, एक साइड उसका एंड पॉइंट होता है। तो देखिए हमने 3 चीज़ें जान ली कि एक तो लाइन हो गई जिसके दोनों ही साइड कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, वो किसी भी साइड रुकेगी नहीं, उसका ही एक पार्ट हो गया लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं, उसका फाइनाइट मेजरमेंट होता है। हम उसे आराम से बनाते हैं, जो स्केल से मेजर करके बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं। उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर रुक गई, अब ये आगे पीछे नहीं बढ़ सकती है। और इसके बाद होती है रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरी साइड वो इन्फिनाइट जा सकती है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई यहाँ पर। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये रे है, मान लिया इसी रे से फिर से आगे बढ़ते हैं। ये आपकी देखिए सूरज की किरण एक यहाँ से निकल रही है, मान लिया एक रे यहाँ जा रही है, एक रे यहाँ जा रही है, एक इस तरह से रेज बहुत सारी निकल रही हैं। जो हम इस तरह से सूरज जो सन का जो हम पिक्चर भी बनाते हैं, कभी कभी आप ड्राइंग बनाते होंगे, उसमें आप इस तरह से जो दिखाते हैं लाइंस बनाकर, ये क्या हैं? ये भी तो उसकी रेज ही है ना, जो जा रही हैं इधर उधर पूरे पूरे चारों तरफ फैल रही हैं। तो देखिए अगर मैं ये इतनी सारी रेज बनाई, इनमें से अगर मैं कोई भी 2 रे ले लूँ, मान लिया मैंने ये वाली 2 रे ले ली, ठीक है। अब इन दोनों रेज में हम देख लेते हैं कि देखिए इन दोनों रेज के बीच में जो ये डिस्टेंस आ रहा है, वैसे तो सारी सूरज की किरणें इतना दूर दूर नहीं होती हैं, पर मैं कोई भी 2 रेज की बात कर रही हूँ, वो दूर वाली भी हो सकती हैं। तो कोई भी जो 2 रेज हैं उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये क्या बन रहा है? इसी को कहते हैं एंगल, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा या आपके मन में आया होगा कि जो एंगल बनता है क्या वो रेज से बनता है? तो जी हाँ, आपको बिल्कुल सही समझ में आया कि जो एंगल हम एक बनाते हैं, जो सिंगल एंगल हम कहीं पर बनाते हैं, वो 2 रेज से मिलकर ही बनता है, ठीक है। रेज होती हैं वो एंगल में, कभी भी लाइन या लाइन सेगमेंट से नहीं बनता है एंगल, हमेशा रे से बनता है जब आप सिंगल बनाते हैं। हाँ, जब आप कोई फिगर क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं वहाँ पे तो लाइन सेगमेंट्स ही हैं, क्योंकि वो मेजर करके बनाई जाती हैं। लेकिन जब सिंगल आप एंगल बना देते हैं इस तरह से एक एंगल बनाया,
तो ये देखिए यहाँ पर, ये मान लिया पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, इसमें दोनों तरफ एरो आपको लगाने हैं। अगर आपको इस तरह से कभी भी कोई एंगल शो करना है तो दोनों तरफ एरो लगाने हैं, उस मतलब दोनों एंगल्स ये लाइंस में एरो लगाने हैं, क्योंकि ये रे होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे एंगल का मेजरमेंट होता है वो देखा जाता है कि वो कितना मतलब ओपन कितना हो रहा है उसका माउथ, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा एंगल है, उसका मेजरमेंट पता चलता है। अब तो देखिए जो एंगल होता है, अब मैं एंगल पे आ गई हूँ तो मैं इसकी पूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि एंगल का क्या क्या होता है, कैसे पता चलता है। मान लें आपको ये तो पता चल गया कि दो रेज से मिलकर एक एंगल बनता है जब इस तरह से हम बनाते हैं। और जो ये दो रेज जा रही होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ये एंगल की क्या है, ये एंगल की आर्म्स होती हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आर्म्स, बाजुएं, जैसे हमारी आर्म्स होती हैं इस तरह से एंगल की भी ये दो आर्म्स होती हैं, दोनों की दोनों उसकी आर्म्स हैं। तो ये दोनों आर्म्स जो हैं जब जितनी ज़्यादा खुल रही हैं उतना ही उसका एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया सब। मैं आपको एक चीज़ और जल्दी से फटाफट बताना चाहती हूँ, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए मेरे पास दो लाइन जैसा ही चीज़ है। देखो रे तो मेरे पास आ नहीं सकती कहीं से, रे दिखाकर मैं आपको कैसे एंगल समझाऊंगी, इसलिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ये दो स्टिक्स हैं मेरे पास, इनसे मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स के एंगल्स हैं और वो किस किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जो भी एंगल बनता है वो दो रेज से मिलकर बनता है, लेकिन अगर वो दो रेज एकदम एक के ऊपर एक आ रही है, एकदम ओवरलैप कर रही हैं, तब क्या एंगल आप बताएंगे। तो देख लीजिए ये दो रेज हैं, ये दोनों की दोनों एक के ऊपर एक हैं, मतलब ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है। आपको पता है ना, जब भी एंगल मेजर करते हैं तो वो जो गैप होता है उसको मेजर करते हैं, जब इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है तो वो किस टाइप का एंगल होगा। हाँ जी, आपने सही सोचा कि जब गैप ही नहीं है तो वो तो 0 डिग्री हो गया, 0 है ना, कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ एंगल क्या होता है, 0 एंगल होता है, ठीक है। जब दो रेज एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही हैं तो वो क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको कहेंगे 0 एंगल। अब अगर मैंने इन्हीं रेज को, देखिए ये रेज हैं जो आपकी 0 डिग्री पर थी, एक रे को मैंने अगर थोड़ा सा उठाया, ये देखिए अगर ये थोड़ा सा उठाया तो अब ये किस टाइप का एंगल बन गया, हल्का सा खुल गया ना ये। तो हल्का सा एंगल जब खुला हुआ है तो वो किस टाइप का एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ये एंगल कैसा हो गया, एक्यूट, जिसमें ये रे थोड़ी सी खुली हुई है यहाँ पर, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से तो बड़ा है, ये 0 डिग्री से तो बड़ा है ना, क्योंकि थोड़ा सा ओपन हुआ तो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा है। अभी ये 90 डिग्री नहीं हुआ। 90 डिग्री कब होगा, जब आपकी जो रेज हैं वो एकदम परपेंडिकुलर आ जाएंगी, 90 डिग्री पर आ जाएंगी, तब उसे क्या कहेंगे आप, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका ये अभी एक्यूट एंगल था इस तरीके से, इस तरह से एक्यूट एंगल था, और अगर आप इसको एकदम स्ट्रेट इस तरह से कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, ऐसे शुरू किया था 0 से लेकर हमने पहले थोड़ा सा ओपन किया तो एक्यूट एंगल बना, और थोड़ा उसको स्ट्रेट कर दिया, राइट एंगल बन गया, और थोड़ा अगर हम इसे ओपन कर देंगे तो ये कैसा एंगल दिख रहा है अब आपको, देखिए अब आपको एक कैसा एंगल दिख रहा है। जी हाँ, ये एंगल आपको जो दिख रहा है, ये क्योंकि 90 तो यहाँ पे होता है ना, तो 90 से हल्का सा हमने ज़्यादा कर दिया तो ये कैसा हो गया, 90 से ग्रेटर। लेकिन ये 180 नहीं है, मतलब 90 से 180 के बीच का एंगल जो भी होगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो हम यहाँ पर इसे बता सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल मेजर होता है और ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और ये हो गया 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यही जो आपका ऑब्ट्यूस एंगल बना है, इसको अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँ तो ये एकदम स्ट्रेट हो गया यहाँ पर। अब ये किस टाइप का, थोड़ा सा स्ट्रेट आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा देखिए अब ये लाइंस एकदम सीधी हो गई। तो अगर ये लाइन सीधी हो गई तो ये किस तरह का एंगल बन गया, देखिए अब ये एंगल यहाँ पे बनेगा। देखिए जब भी हम अपने एंगल्स बनाते हैं तो मेजरमेंट क्या होता है कि जो ये जितना एरिया ओपन हो रहा है, ये जो ओपन हो रहा है इसको कहते हैं हम
एंगल। तो जब ये इतना हो रहा था तो आपने देखा यहाँ पर ये 90 डिग्री है, फिर देखा तो ये 90 से ज़्यादा हो गया। अब इस तरह से जब स्ट्रेट कर लिया तब भी तो इसके बीच में ही मेजर करेंगे ना, तो जब बीच में मेजर करेंगे वो क्या है, अब ये पूरा स्ट्रेट हो गया है। आप जब भी अपने प्रोट्रैक्टर को देखते हैं, प्रोट्रैक्टर से जब आप एंगल्स मेजर करते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल सीधी वाली लाइन पर जो एंगल होता है वो एक साइड 0 होता है, एक साइड 180 डिग्री होता है। तो 0 तो हमें पता चल गया, जब रेज ओपन ही नहीं हुई है तो वो 0 है, लेकिन जब रेज एकदम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं तो वो एंगल है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, उसको हम बोलेंगे ही स्ट्रेट एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल इस तरह से हम बना देंगे अपना। देखिए आपकी जो दो रेज हैं उनका जॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एक रे इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये जो एंगल बन रहा है आपका ये बन रहा है 180 डिग्रीज। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब आप सोचेंगे कि हाँ बस इतना ही तक तो जा सकते हैं, प्रोट्रैक्टर में भी तो यहीं तक एंगल होता है, इसके आगे क्या जाएंगी हम रेज। पर रेज तो उससे उल्टा भी जा सकती है। ऐसे मान लिया आपका ये स्ट्रेट एंगल बन गया अभी, और ये रे अगर इस तरह से चली गई तो आप ये मत सोचिए कि जो नीचे साइड में जो बन रहा है गैप वो उसका एंगल बनेगा। एंगल यहीं पर है, क्योंकि जो रेज हैं वो इसी तरीके से ओपन होके जा रही है ना, इस तरह से ओपन होके जा रही हैं, तो एंगल अभी इनके यहीं से मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल देखिए, अभी जब ये स्ट्रेट थी तो ये 180 था, लेकिन अभी स्ट्रेट से और आगे चली गई, यानी कि 180 से और बड़ा हो गया एंगल। और जब 180 से बड़ा हो गया, लेकिन पूरा का पूरा राउंड अभी उसने नहीं लगाया, यानी कि 360 से वो कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं, जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। इसको इस तरह से यहाँ से देखते हैं, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल हो गया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि जब मैंने बोला ही कि रिफ्लेक्स एंगल है, पूरा राउंड नहीं लिया है। तो अभी देखिए जो इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल बना था और अब ये पूरा घूमकर फिर से वहीं पहुंच गया अपनी जगह में। ठीक है, अब ये कैसा लग रहा है, ये 0 डिग्री एंगल जैसा ही लग रहा है, पर जब 0 डिग्री था वो तब तक ओपन नहीं हुआ था, इसलिए वो 0 था। पर ये ओपन होके पूरा घूमकर फिर से आ गया, इसने कंप्लीट राउंड लगा लिया। तो ये कंप्लीट राउंड वाले एंगल को ही बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट आप समझ ही गए होंगे, पूरा सर्कल का राउंड लगा के आया है ये, मतलब सर्कुलर वे में राउंड लगा के आया है। तो ये 360 डिग्रीज इसका क्या है, मेजरमेंट है। तो जो सबसे लास्ट टाइप ऑफ एंगल जो मैंने बताया आपको वो ये है कि इस तरह से आपने एंगल बनाया था और फिर दोबारा से वो घूम कर फिर से वहीं पर आ गया है। ठीक है, मतलब जो दो रेज हैं वो एकदम ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये एंगल इस तरह से बताते हैं, मतलब ये पूरा घूम कर आया है। तो ये हो गया आपका 360 डिग्रीज, इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कंप्लीट एंगल है। इसके अलावा भी आपने कुछ और टाइप्स के एंगल्स पढ़े हैं जो मतलब इस तरह से एंगल्स मतलब बनते हैं, ये तो इतना ही है रेज से जो एंगल्स बनते हैं, लेकिन और भी टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे आपने, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर एंगल्स। तो एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। पहले एक बार आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन सा एंगल कैसा होता है। देखिए जब दो रेज अभी बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई हैं, उनमें कोई गैप नहीं आया, तो वो 0 एंगल है, 0 डिग्री है। जब वो थोड़ा सा ओपन हुई तो वो एक्यूट एंगल बना, जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। फिर एकदम जो इस तरह से एंगल बना, जो राइट एंगल जिसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है एकदम सीधा। उसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल, वही 90 डिग्री जो है थोड़ा सा फिर से और वाइड हो गया, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बना 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। फिर उसी ऑब्ट्यूस एंगल को एकदम और सीधा कर दिया तो वो बन गया स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बीच में। और फिर उस 180 से और थोड़ा रे इस साइड को आई, नीचे को आई, तो ये जो एंगल बड़ा सा एंगल बन रहा है जो 180 से भी ज़्यादा लग रहा है, वो हुआ रिफ्लेक्स एंगल। देखिए आपको ये दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि पूरे गोल सर्कल में से थोड़ा सा यहाँ का पार्ट बस कम हो रहा है, बाकी इतना पूरा है। तो इस तरह का जब आपको एंगल दिखता है, जो आपको सर्कल में से हल्का सा पार्ट कटा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्स एंगल है, जो 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, मतलब ज़्यादा वाला पार्ट दिख रहा है। देखिए सर्कल का पार्ट कटा हुआ तो आपको एक्यूट एंगल में भी दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको सेक्टर, ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, तो यही रिफ्लेक्स एंगल है। और उसके बाद पूरा का पूरा जब वो रे जो है पूरा राउंड लगा कर आ गई, फिर से उसी जगह में आ गई, तब वो कंप्लीट एंगल उसने बनाया, 360 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। देखिए, जब भी सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी दो एंगल्स की बात हो रही है। कोई भी एक अकेला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, ना ही कोई एक अकेला सप्लीमेंट्री होता है। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वो जो दो एंगल्स हैं उनका रिलेशन बताया जाता है कि वो क्या रिलेशन है। तो देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का क्या रिलेशनशिप होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री में लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंगल का ये साइन होता है, उसके आगे मैंने एस लगाया क्योंकि एंगल्स की बात हम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप क्या देखेंगे कि कोई भी दो एंगल्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो उनका जो मेजरमेंट है अगर आप उसे ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप इन दोनों के मेजरमेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि राइट एंगल बन जाएगा। मतलब ये जो दो एंगल हैं ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री एंगल आएगा। अगर 90 डिग्री ऐड करके आएगा राइट एंगल बन जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वो जो दो एंगल्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आपस में जो ये दो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं अगर इनको ऐड करके 90 डिग्री आता है तो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं कि आपके कोई भी दो एंगल्स हैं, मान लिया सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि कोई भी दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाए, यानी कि 180 डिग्री बन जाए। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा, याद आया होगा क्योंकि आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये 7 क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, 180 डिग्री से एक और चीज़ रिलेटेड होती है, वो होती है लीनियर पेयर। आपने देखा होगा कभी इस तरह से आपकी लाइन बनी हुई है और इस तरह से वहाँ से एक और रे निकल कर जा रही है ना। यहाँ पर देखिए जब ये स्ट्रेट लाइन होती है तो सब जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन में से एक और रे बीच में से निकल गई, मतलब उसके दो पार्ट्स अलग अलग दो एंगल्स हो गए। तो ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, ये तो हमेशा 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री की है। तो फिर उसमें से चाहे कितने भी पार्ट्स निकाल दो उन सब का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो इसको और इसको जब प्लस करेंगे, इसको और इसको 1 + 2 मान लिया, इस एंगल को 1 इसको 2 प्लस करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो वो देखिए जो 180 डिग्री है अगर वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही बन रहा है, मतलब पहले से स्ट्रेट लाइन ही बनी थी, उसके ऊपर से रे इधर जा रही है उधर कहीं पर भी जा रही है, उनको कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, उनको लीनियर पेयर कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन से रे निकल कर जाती है और तब एंगल्स बनते हैं। तो देखिए आपने अभी समझा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनको ऐड करके 180 डिग्री आता है, वो दो अलग अलग एंगल्स होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है। ठीक है, और लीनियर पेयर में भी आपने देखा कि जो दो एंगल्स हैं इनको प्लस करके 180 ही बन रहा है क्योंकि वो सीधी लाइन पर बन रहे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि सीधी लाइन पर सारे के सारे बनने वाले दो एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लाइन पर सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री है और सप्लीमेंट्री एंगल भी हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लीनियर पेयर होंगे? तो देखिए आप यहीं से इसी इमेज से देख लीजिए, ये दो एंगल्स हैं जो आपस में सप्लीमेंट्री हैं, एक ये और एक ये। क्या ये दोनों लाइन पर बने हुए हैं? क्या ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं। हाँ, इनको प्लस करके 180 आ रहा है, वो मैंने आपको ऐसे बनाकर दिखाया है, लेकिन आप इनको अलग अलग ही ऐड करेंगे ना, एंगल्स ही अलग अलग बने हुए हैं। तो ये अलग अलग हैं, इसका मतलब ये सीधी लाइन पर नहीं है, और जो सीधी लाइन पर नहीं है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लाइंस की हमने जो थोड़ी सी बात करी थी, अभी लाइंस की भी बात रह गई है। एक्चुअली इतना सब कुछ होता है ना पिछली क्लासेस का कि काफ़ी लंबा हो जाता है फिर पढ़ाने में। तो एंगल्स की हमने काफ़ी बात कर ली, अब सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। लाइंस की कुछ बात नहीं करी अभी अच्छे से हमने, तो लाइंस की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और जान लेते हैं, आपने सुना होगा कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
तो ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है, इसके बारे में हम एक बार और जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, चाहे मतलब 2 पॉइंट्स तो आप नहीं ले सकते, 3 या 3 से ज़्यादा की ही बात होगी, क्योंकि 2 पॉइंट तो कहीं भी जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बना ही देंगे। तो 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे कोई भी पॉइंट्स जो जब सीधी लाइन में ही आ रहे हो, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, अगर इन चारों पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर अगर एक लाइन बन सकती है तो इनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तब ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोई 4 पॉइंट्स ऐसे ही रैंडम कहीं पर भी बना दिए, तो आप देखिए इनको जोड़ेंगे अगर तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इतनी बात ये जो रह गई थी बीच में पॉइंट्स के बारे में, वो मैंने आपको बताई है। इसके बाद एक चीज़ और है जो एंगल्स के बारे में एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम लाइन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। कोई भी 2 रेज मिलाते हैं, मतलब 2 रेज से मिलकर एक एंगल बनता है। लेकिन क्या ऐसा तो हमेशा तो ऐसा नहीं है ना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे बस 2 ही रेज आ रही होंगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे तो बहुत सारी रेज, इन्फिनिट रेज जाती हैं। तो अगर वहाँ पर मैं एक और रे ले लूँ, तो देखिए यहाँ पर जब आपको पता है 2 रे से एक एंगल बनता है, तो इन 2 से एक ये एंगल बन गया, और इन 2 वाली रे से, ये वाली और ये वाली रे से ये एंगल बन गया। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। अगर फर्स्ट वाली और लास्ट वाली रे को लेंगे तो एक बड़ा एंगल भी बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ छोटे छोटे 2 एंगल्स की जो अगल बगल में हैं। तो देखिए अगल बगल से आपको पता चल गया कि दोनों एंगल्स नेबर एंगल्स हैं। तो इनको मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, जो इस तरह के अगल बगल वाले एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं, जिनकी देखिए एक रे कॉमन है। ये वाली रे दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है, ये वाली रे का ये वाला एंगल भी इसी से बन रहा है, और ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है वो भी इससे बन रहा है। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनकी एक रे कॉमन होती है उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी एक रे कॉमन होती है उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये समझ में आ गया, मुझे आपको ये और बताना था। अब हम जल्दी से फटाफट से चलते हैं लाइंस के ऊपर। अब लाइंस का और टॉपिक लेते हैं कि लाइंस और किस किस टाइप की होती हैं। मान लिया फिर से हम इन 2 लाइंस को ले लें, ठीक है। अभी देखिए ये जो लाइंस हैं वो इस तरह से हैं, दोनों आपको दिख रहा होगा, इस तरह से लाइंस हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है ना आपको, बिल्कुल भी मीट नहीं करेंगी। इनको आगे भी अगर हम कहीं भी मतलब बढ़ाएंगे, मैं ये तो छोटा सा पार्ट है आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करेंगे कहीं पर भी दोनों साइड से तो ये मीट नहीं करेंगी। कोई भी इस तरह की लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं कर सकती उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जिनके बीच में हमेशा सेम गैप रहता है। देखिए सेम गैप रहेगा हर साइड में, चाहे इस कॉर्नर में देखिए चाहे उस कॉर्नर में, गैप सेम रहेगा। तो इस तरह की जो 2 लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन एक्चुअल में पैरेलल लाइंस में बिल्कुल सेम गैप रहता है हमेशा, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। चाहे यहाँ से यहाँ का गैप मेजर कर लो, चाहे यहाँ से यहाँ का कर लो, चाहे यहाँ से यहाँ का, कहीं का भी जो गैप है मेजर करो, वो पैरेलल लाइंस ही कहलाएंगी, ठीक है। जैसे कि देखिए आपकी पैरेलल लाइंस के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके डेली लाइफ में भी। आप देखते हैं आप स्कूल जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, बाय रोड जाते हैं, ठीक है, मतलब मोस्टली बाय रोड जाते हैं। तो अब बाय रोड देखिए जो रोड है उसके ही जो 2 साइड्स होते हैं ना, आपसे बोलते हैं लेफ़्ट साइड में चलिए, राइट में नहीं चलना है। जब भी चलते हैं कहीं भी लेफ़्ट साइड में ही, रोड के लेफ़्ट साइड में ही चलना होता है। तो एक साइड आप इधर चल रहे हैं और राइट साइड में उधर उस साइड सामने से आने वाले जो भी लोग हैं या गाड़ियाँ हैं वो आते हैं। तो रोड के 2 साइड्स हैं। अब देखिए जो रोड के 2 साइड्स हैं वो हमेशा पैरेलल हैं। रोड हमेशा पैरेलल की साइड जा रही हैं, वो कभी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर उसकी दोनों साइड्स मीट कर जाएंगी मतलब रोड ख़त्म हो जाएगी। और देखिए अगर पैरेलल लाइंस मिल गई तो रोड या फिर नदियाँ या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो पैरेलल लाइन से की वजह से ही बनी होती हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए पैरेलल लाइंस का लाइफ में होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पैरेलल लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचेंगे अरे सारी चीज़ें पैरेलल लाइन से ही बनी हैं तो पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोड मिल गई यानी कि वो लाइंस एक दूसरे से मिल गई तो फिर ठीक नहीं होगा। नदियों के अगर 2 किनारे एक साथ मिल गए तो नदी ही वहाँ पर बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब लाइंस को कभी मिलना नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 लाइंस को कभी मिलना नहीं चाहिए, सिर्फ पैरेलल ही रहना चाहिए? उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि अगर 2 लाइंस मिलती हैं तो क्या क्या होता है। तो आपने ऐसे फिर से आप एक बार सोच कर देखिए अपने डेली लाइफ में
जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं घर में, क्या कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं जिसमें दो लाइन्स हैं और वो दोनों एक दूसरे से मीट कर रही हैं, मिल रही हैं? तो क्या बन रहा है, या कुछ ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, या पूरा मतलब जो भी यूज़ के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उनमें ऐसी लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो एक दूसरे को कट करके जा रही हैं या फिर एक दूसरे से मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं। सोचिए कुछ इस तरह की लाइंस का, और फिर मुझे बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस ही होनी चाहिए नेचर में, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी बहुत बड़ा रोल है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल फिर से हम रोड से ही ले लेते हैं। देखिए, एक रोड है जिस पर आप जा रहे हैं, उसके दो साइड्स हैं, वो तो आपको पता है कि वो पैरेलल होते हैं। लेकिन जो दो रोड हैं, मान लिया एक पूरी रोड को हम एक लाइन मान रहे हैं, एक लाइन पर आप सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, आपको एक अपने घर से दूसरा स्कूल तक जाना है, ठीक है, आप वहाँ तक चले गए, लेकिन आपको जहाँ भी जाना है लाइन सीधे सीधे ही जा रही है। आपको दूसरी साइड में कहीं पर कुछ है, स्कूल के बगल में ही मान लिया थोड़ा दूर जाकर कोई कैंटीन है या कुछ है जहाँ पर आपको जाना है, पर वहाँ तक तो कोई रोड जाती नहीं है, तो कैसे जाओगे? या कोई और जगह जाना तो कैसे जाओगे? तो ऐसे में आपने देखा होगा कि दूसरी जगह जाने के लिए रोड में एक दूसरी रोड का कट लगा हुआ है ना, जो सामने से आ रही है एक दूसरी रोड निकल के और वो बीच में से उसे कट करके जा रही है। देखा है ना, जहाँ पे दो रोड्स एक साथ कट होती हैं, बीच में वहाँ पर टर्न अराउंड, राउंड अबाउट भी आपने देखा होगा, जिसको हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, दो रोड्स का इंटरसेक्शन होता है। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन से ही हमारे नेचर में हर चीज़ अच्छी रहेगी। दोनों टाइप की लाइंस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पैरेलल लाइंस भी और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी। जहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं उसका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचना है कि पैरेलल अगर सब खत्म हो गया या कोई दो लाइंस मिल गई तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, पैरेलल लाइंस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस की अलग इंपॉर्टेंस है। पैरेलल लाइन की इंपॉर्टेंस है कि अगर पैरेलल लाइन रहेंगी तभी रोड रहेगी या कोई भी रास्ता रहेगा या आपके घर रहेंगे। ठीक है, आप सोचिए घर कैसे, देखिए जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी भी जो दो पूरा का पूरा चार साइड्स हैं, वॉल्स हैं जिनसे आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उनकी जो दो साइड्स हैं अलग अलग, वो भी पैरेलल ही खड़ी हुई है ना, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल जा रही हैं। अगर वो इस तरह से मिल गई या एक साथ अच्छे से टेढ़ी मेढ़ी बन गई तो फिर क्या होगा, बिल्डिंग ठीक नहीं बनेगी। तो पैरेलल लाइन होना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो दो वॉल्स हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि मान लिया वहाँ से तो दो लाइन्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उनका इंटरसेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो पैरेलल लाइंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का और बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपके घर में हमेशा होता है, आप क्राफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं तब भी उसे यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी सिजर्स। ठीक है, सिजर्स में भी देखिए दो इस तरह से आपके ब्लेड्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी वो सिजर काम कर रही हैं। अगर सिजर्स में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, अगर वो इस तरह से नहीं जुड़ी होंगी, तो आप दो चीज़ों को कैसे कट करेंगे, किस तरह से आप अपना क्राफ्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, मैं एक बार बना देती हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए, जब दो लाइंस पैरेलल जा रही होती हैं तो उनके बीच में कुछ भी नहीं है। पैरेलल लाइन का एक और एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। इसको देखकर ही आपको याद आ रहा होगा कि रेलवे ट्रैक भी हमेशा पैरेलल होता है। सोचिए, रेलवे ट्रैक की दोनों पटरियाँ एक साथ मिल जाएंगी तो ट्रेन कहाँ से चलेगी, फिर आप अपने जहाँ भी आपको जाना है दूसरी जगह वो कैसे जाएंगे। तो पैरेलल लाइन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पर इंटरसेक्टिंग लाइंस की इंपॉर्टेंस कहाँ आ जाती है, जब रेलवे ट्रैक ही इस तरह से जा रहा है एक, और एक दूसरा रेलवे ट्रैक इधर आ रहा है, तो देखिए दो लाइंस यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये इंटरसेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ही थोड़ा ना जाएगी, किसी और जगह से किसी और जगह में दूसरी जगह में भी जाना होगा, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है, जो वर्ल्ड है, वो गोल है ना, वो सीधा सीधा थोड़ा ना है कि एक जगह से दूसरी जगह ही सारी चीज़ें, अगल बगल कुछ है ही नहीं, वहाँ पर भी है। तो उस साइड से अगर किसी को इस साइड जाना होगा तो कैसे जाएंगे। तो इसलिए रेलवे ट्रैक में भी आपने इंटरसेक्टिंग रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी कि जो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर चार एंगल बनते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उस पूरा का पूरा अगर हम इस तरह से बनाएंगे सर्कल, तो इसका टोटल सम होगा 360 डिग्री। लेकिन उस 360 में से चार एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं। यहाँ पर एक और टाइप ऑफ एंगल आ गया जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था। तो इस तरह से जो दो एंगल्स, मतलब जो चार एंगल्स हैं, इनमें से देखिए दो दो एंगल्स ना ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये वाला एंगल जो है इसके ऑपोजिट है,
तो इस तरह में इस ऐसे में क्या होगा, जब भी देखिए दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हो, बस वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उनके ऐसे सामने वाले एंगल्स होते हैं, उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब वर्टिकली है यानी कि आमने सामने हैं और ऑपोजिट हैं, तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा ये इक्वल ही होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली एंगल्स जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे आपका किसी भी टाइप का फिगर हो। अगर उसमें दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आमने सामने वाले, चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले हों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, वो बस आमने सामने वाले होने चाहिए और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए बस। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके आमने सामने वाले दो एंगल्स हैं तो हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। उनका नाम ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है और वो हमेशा इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। देखिए लाइंस और एंगल्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ब्रॉड है। अभी इसमें काफ़ी कुछ बचा है मुझे आपको बताने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अब ये तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर ली। पैरेलल लाइंस के बारे में हम और ज़्यादा बात करेंगे, अब वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं इसको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इसको समझेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के बारे में और आगे फर्दर जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, एकदम दिमाग में सब कुछ बिठा लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है आपको, या इसलिए आपसे नहीं बोला जाता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। इसलिए सब चीज़ें बताई जाती हैं क्योंकि आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है, जो आप अब वर्ल्ड में जाके जब फेस करेंगे, जब सब स्कूल से बाहर निकलकर, कॉलेज से भी बाहर निकलकर जब खुद जॉब करेंगे, अपनी लाइफ खुद जिएंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएंगी और आपके ब्रेन को शार्प बनाएंगी। और जिसका ब्रेन शार्प होता है वही स्मार्ट होता है और वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो बी स्मार्ट,